ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बैंकिंग। ठीक है, आईसीएसई मैथ हमने स्टार्ट किया था और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 बैंकिंग। ठीक है, ये आईसीएसई मैथ का चैप्टर 2 है जहां हम बैंकिंग के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स लेकर के देखेंगे कि किस तरीके से इनके इस चैप्टर में आए क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं जिनको हम ध्यान रखेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जानना है कि सबसे पहले बैंक्स क्या हैं और इनकी आवश्यकता क्या है, क्यों पड़ी और किस तरीके से ये बैंक्स एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि पुराने समय में जो लोग पावरफुल हुआ करते थे या कह सकते हैं रिच होते थे, जो पीपल रिच और पावरफुल होते थे, वो लोग क्या करते थे, अपने वैल्यूएबल थिंग्स या पैसे को आसानी से बचा पाते थे, संभाल पाते थे और अपने आप को भी सेफ रख पाते थे। लेकिन वो लोग जिनके पास छोटा परिवार होता था या कह लीजिए जो लोग कमज़ोर होते थे फिर भी उनके पास वैल्यूएबल थिंग्स या पैसे होते थे, तो वो लोग उसको सेव नहीं कर पाते थे। बस में आ रहा है, वो सिक्योर नहीं रख पाते थे उन चीज़ों को। तो होता क्या था कि उन लोगों ने मिलकर रिक्वेस्ट किया इन पावरफुल या रिच लोगों से कि आप लोग हमारे पैसे को संभाल करके रखिए या वैल्यूएबल थिंग्स को संभाल करके रखिए, हम आपको कुछ पैसे बदले में देंगे, इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में। तो इस तरीके से लोगों ने क्या किया कि जो लोग कमज़ोर हुआ करते थे, जो लोग समझते थे कि नहीं हम अपने पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों से जो लोग इसको हमसे चुरा सकते हैं, लूट सकते हैं, मार सकते हैं, छीन सकते हैं इन सब चीज़ों से, तो उन लोगों से बचाने के लिए ये लोग क्या करते थे, वो अपने वैल्यूएबल थिंग्स को या वैल्यूएबल चीज़ों को या पैसे को ले जा करके इन पावरफुल या रिच लोगों के पास ले जा करके रख देते थे। जिससे होता ये था कि ये लोग इन पैसे को सेफ रखते थे, सिक्योर रखते थे, तथा बदले में उन लोगों से इन्हें रिच लोगों को कुछ फ़ायदा भी हो जाता था, कुछ पैसे में बदले भी मिल जाते थे इन पैसे को सेफ रखने से, है ना। धीरे धीरे हुआ क्या कि जो लोग रिच लोग, जो पावरफुल लोग हुआ करते थे, वो लोग सोचे कि इन पैसों को रखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्यों ना इन पैसों को कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जाए जहाँ से हमें और पैसे आ सके। क्योंकि ये लोग पैसे तो हमारे पास जमा कर देते हैं और ऐसे ही पैसे हमारे पास पड़े रहते हैं, इनका कोई यूज़ तो होता नहीं है, तो क्यों ना इन पैसों का यूज़ किया जाए, उन ज़रूरतमंद लोगों को दे दिया जाए। ठीक है, और फिर उनको एक समय के बाद उनसे पैसे वापस ले जाएगा और जब पैसे हम इनसे वापस लेंगे तो उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट भी हम उनसे ले लिया करेंगे, इससे इधर से भी फ़ायदा होगा और इधर से भी फ़ायदा होगा। तो ये सोच थी उस समय पावरफुल और रिच लोगों के द्वारा। तो वो लोग इस तरीके से काम करते थे, जिन लोगों को पैसे की आवश्यकता होती थी रिच लोग उनकी मदद करते थे इस तरीके से। ठीक है, और उनसे बदले में कुछ पैसे लेते थे। ठीक है ना, और जो लोग अपने पैसे सेफ सिक्योर रखना चाहते थे वो भी लोग रिच लोगों को, पावरफुल लोगों को क्या करते थे, अपने वैल्यूएबल थिंग्स या पैसे को ले आकर के उनके पास रखते थे। तो इससे दोनों लोग का भला हो जाता था। ठीक है ना, तो इन बातों का ख्याल रखने के लिए, इन बातों पर ध्यान देने के लिए धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस बात के लिए डिसाइड किया या इस चीज़ के लिए डिसाइड किया और फिर बैंक्स ओपन हुए। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैंक्स को बनाया गया, बैंक्स एग्जिस्टेंस में आए कि ठीक है हम क्या करेंगे, लोगों से उनके पास जो अधिक पैसे हैं उनको हम अपने बैंक्स में सेफ सिक्योर रखेंगे, तथा जो लोग भी हमें पैसे हमारे बैंक में रखेंगे अपनी उन पैसों को सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, हम बदले में उन्हें एक छोटा सा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में देंगे, हम उनसे लेंगे नहीं। तो इससे लोगों को लगा ये तो और फ़ायदा है, ये तो हमारे लिए और अच्छा है कि हमारे पैसे भी सेफ रहेंगे और उन पैसों का कुछ और भी पैसे बन जाएंगे, यानी पैसे से कुछ पैसे भी बन जाएंगे, तो दोनों फ़ायदा है। तो इस तरीके से बैंक एग्जिस्टेंस में आई, लोगों से पैसे लेना स्टार्ट कर दी। लोग इस फायदे को देखते हुए अपने पैसे, जो भी उनके पास अधिक पैसे होते थे, वो ले आकर के बैंक में अपने अकाउंट में जमा कर देते थे। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग अकाउंट बनने लगा और फिर उनके अकाउंट में उनके नाम से पैसे जमा होने स्टार्ट कर दिए और फिर इस तरीके से एक बैंक एक इंस्टीट्यूशन के रूप में चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे कि आज होता क्या है कि हमारे पास एक हेड है आरबीआई,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, ये सभी बैंकों को डील करती है, इनके अंडर में ये बैंक्स आते हैं, जितने सारे बैंक्स चलते हैं सब इनके अंडर में आते हैं ना, इनके परमिशन से ही ये बाकी सारे बैंक्स वर्क करते हैं। और जिस तरीके से वो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ये बैंक उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। जो भी यूनियन बैंक, स्टेट बैंक हो गया हमारे पास, HDFC बैंक हो गया, ठीक है, एक्सिस बैंक हो गए, ठीक है। तो ये सारे बैंक कुछ ऐसे बैंक है जो सरकारी बैंक होते हैं, कुछ प्राइवेट बैंक होते हैं ना, खुद आपस में वो अपनी अलग अपना रूल बना के चलते हैं। जैसे HDFC बैंक हो गए, ये प्राइवेट बैंक होती हैं, ये अपनी खुद की गाइडलाइन बनाती है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये भी गाइडलाइन इनके अपनी मनमानी से होता है, ये भी गाइडलाइन ऐसी गाइडलाइन होती है जो RBI अप्रूवल देती है इनको, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर हमने देखा कि इस तरीके से बैंक का एग्जिस्टेंस हुआ, इस तरीके से बैंक एग्जिस्ट करने लगे, धीरे धीरे अनेकों प्रकार के बैंक्स बनने लगे और आज कई बैंक हमारे पास हैं, ठीक है। तो फिर हम समझते हैं कि ये बैंक का एक्चुअल एक डिफिनीशन क्या होगा, है ना। इस समझ के बेसिस पे बैंक का एक डिफिनीशन दिया गया है कि बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो जनरली उस बिजनेस को कैरी आउट करता है जहां वो पैसे लेता है और पैसे देता है। यानी बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच मेनली कैरीज आउट ऑन द बिजनेस ऑफ गेटिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। यानी बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उस बिजनेस को परफॉर्म करता है जिसमें वो पैसे डिपॉजिट करवाता है, पैसे डिपॉजिट करता है अपने पास, तथा जिनको जरूरत है उनको पैसे देता है, ठीक है ना। उस इंस्टीट्यूशन को हम लोग बैंक कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक बैंक का छोटा सा डिफिनेशन, ठीक है ना। आता है कुछ बात कि ये अब यहाँ पर कुछ इसके दिया गया है कि बैंक का मेन फंक्शन क्या है, बैंक क्या क्या कर सकता है, क्या सिर्फ पैसे लेता है, पैसे दे सकता है, कि कुछ और भी एक्टिविटीज़ है जो बैंक परफॉर्म कर सकता है। तो कुछ और एक्टिविटीज़ में जैसे कि हमने बताया आपको, ये डिपॉजिट तो लेता ही है, डिपॉजिट मनी देता भी है ना, गेटिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी, ये तो आप जान ही रहे हैं। ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी एक काम बैंक करता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य, है ना, एक आप कह सकते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस आसानी से बैंक क्या कर सकता है, पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग मेथड में आता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और दिल्ली या मुंबई में अगर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो होता है कि मान लीजिए कि मेरा दोस्त कोई दिल्ली में बैठा हुआ है और उसका एक यूनियन बैंक अकाउंट है, और सपोज कर लीजिए कि मेरा भी एक यूनियन बैंक अकाउंट है, मैं उसको कुछ पैसे भेजना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अपने यूनियन बैंक में जाऊंगा, ठीक है ना, उसकी डिपॉजिटिंग पर्ची निकालूंगा, उस पर उसका अकाउंट नंबर, उसका प्लेस, है ना, और कितना मनी भेजना, ये चीज़ें उस पर लिख करके जमा कर दूंगा। तो वो डिपॉजिटर जो होगा, है ना, वो समझ जाएगा कि किसके पास कहाँ पैसे कितने भेजने हैं, उसको भेज देगा। लेकिन एक चीज़ और होता है कि अगर आप बैंक में पैसे जमा कर रहे हो, किसी दोस्त को भेज रहे हो, है ना, कहीं पैसे भेज रहे हो, तो उस कंडीशन में यदि आपका बैंक दूसरा है और अपने जिसको आप पैसे भेजने जा रहे हो उसका बैंक भी दूसरा है, दोनों लोग का बैंक जो है वो अलग अलग है, जैसे एक का यूनियन हो गया, एक का स्टेट बैंक हो गया, तो इस कंडीशन में आप डायरेक्टली पैसे नहीं भेज सकते। इसके लिए एक NEFT बनानी पड़ती है, एक छोटी सी NEFT बनवानी पड़ती है जिसके माध्यम से आपके पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ये अलग अलग बैंक्स के लिए होते हैं, ठीक है ना। हमको वो सब बहुत डिटेल नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कुछ फंक्शन में हम देख रहे थे कि किस तरीके से बैंक एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या कर सकता है, पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। प्रोवाइडिंग ट्रैवलर्स चेक एंड फॉरेन एक्सचेंज टू द टूरिस्ट, जो भी लोग टूरिस्ट होते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं, जो बाहर देश से आते हैं, जिनकी करेंसी अलग अलग होती है, तो वो लोग जब हमारे देश में आते हैं टूरिस्ट के रूप में या विजिट करने के लिए अलग अलग प्लेस, है ना, तो उस कंडीशन में वो जो भी अपनी करेंसी लेके आते हैं वो डायरेक्टली हमारे शहर में या हमारे भारत में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि बैंक क्या करती है, उनकी करेंसी को लेती है और फिर अपने देश के करेंसी में उसको कन्वर्ट कर देती है और फिर वही पैसे उनको दे देती है। जैसे सपोज़ करिए कि कोई अमेरिका से भारत में आया है, ठीक है, विजिटर के रूप में या आप कह लीजिए कि, है ना, टूरिस्ट के रूप में, तो उस कंडीशन में जो भी वो अपना करेंसी लेके आएंगे वो डॉलर में लेके आएंगे। उन करेंसी को क्या करेगा बैंक, उनको कन्वर्ट करके रुपीज़ में कर देगा, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उस इंडियन रुपीज़ का यूज़ डायरेक्टली वो कहीं भी भारत में यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई चीज़ खरीदने के लिए या कहीं घूमने जाने के लिए, जो भी एक स्मॉल टिकट के लिए जो पैसे लगते हैं वो चीज़ों के लिए वो खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, ट्रैवलर को चेक प्रोवाइड करता है तथा उनके करेंसी को एक्सचेंज करता है ताकि वो आसानी से उस पैसे को यूज़ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेंटिंग डिपॉजिट वॉल्स और लॉकर्स टू कीप वैल्यूएबल इन सेफ कस्टडी। होता है क्या कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि बैंक अलग अलग लोगों को प्राइवेट
लॉकर प्रोवाइड करता है। अलग अलग प्राइवेट लॉकर प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि बैंक में बहुत सारे छोटे छोटे लॉकर होंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि हम अपने क्या चीज़ें मेरे पास है वो प्राइवेट है, मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, कितना पैसे है, किस तरीके से ये जो भी चीज़ें मेरे पास आई हैं ये चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मैं अपने पैसे को या उन वैल्यूएबल वस्तुओं को सेफ रखना चाहता हूँ। तो बैंक क्या करेंगे, बैंक में हम अकाउंट खुलवा लेंगे, हमारे नाम से एक अकाउंट हो जाएगा, एक होल्डर के नाम से। बैंक मुझे पार्टिकुलर लॉकर प्रोवाइड कर देगी, उसकी की प्रोवाइड कर देगी, है ना, जिसमें हम अपने वस्तुओं को सेफ रख सकते हैं और हमारे अलावा उस लॉकर को कोई खोल नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि की हमारे पास होती है, ठीक है ना। इसलिए तो इस तरीके से बैंक्स क्या करते हैं, है ना, लॉकर प्रोवाइड करते हैं अलग अलग लोगों के लिए, ताकि वो अपनी वैल्यूएबल थिंग्स उस लॉकर में आसानी से रख सकते हैं और जब आए तब जब चाहे तब आकर के उसको देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं सेफ है कि नहीं है। वो बैंक्स इसके लिए भी पैसे लेती है ना, वो अपना लेती है, ठीक है। तो बैंक्स अलग अलग लॉकर प्रोवाइड करते हैं। एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस सच एज इलेक्ट्रिक बिल्स, वाटर बिल, फोन बिल, हाउस टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ओके, सैलरी और एम्प्लॉयज़ टैक्स। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो पीपल को डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है बैंक के द्वारा, ठीक है ना, ताकि पीपल में लोगों में रसिंग ना हो इस चीज़ के लिए। तो आसानी से लोग अपना बिल, वाटर बिल हो या फ़ोन बिल हो या कोई भी बिल हो, इस तरीके से आसानी से वो ले आकर के उनके बैंक खाते से ही कट जाता है या वो ले आकर के जमा कर देते हैं बैंक में। वो डायरेक्टली बैंक क्या करेगा, ले आकर के गवर्नमेंट के टैक्स फंड में जमा कर देता है, ठीक है ना, इस तरीके से डिपॉजिट कर देता है। तो इस तरीके से भी बैंक हमारे लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने बिल्स को आसानी से या टैक्स को आसानी से गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा वो सारे फंक्शन जो बैंक बेसिकली परफॉर्म करती है, नॉर्मल हर एक बैंक ऐसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। अलग अलग प्रकार के बैंक अकाउंट्स बैंकों में अवेलेबल है ना, अलग अलग लोगों के लिए, है ना। जैसे कुछ लोग बिजनेसमैन लोग होते हैं तो उनके लिए अलग बैंक अकाउंट होगा, कुछ जो एवरेज पीपल होते हैं, जो एवरेज अर्निंग पीपल होती हैं, अर्निंग के पीपल होते हैं, उनके लिए अलग बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये 4 प्रकार के अकाउंट्स दिए गए हैं। पहला है सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा करेंट बैंक अकाउंट, तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और ये चौथा दिया हुआ है हमारे पास रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट्स। तो ये 4 प्रकार के बैंक अकाउंट्स होते हैं जहां पर हम पैसे जमा कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है। तो सेविंग बैंक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम ना तो बार बार बैंक में जाना चाहते हैं, ना बार बार बैंक से पैसे निकालना चाहते हैं, उनके लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि महीने में 1-2 बार बैंक जाना चाहते हैं और 1-2 बार ATM या बैंक से पैसे निकालना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली सेविंग बैंक अकाउंट होता है। जैसे होता है कि एक बार हम गए बैंक में, पैसे जमा कर दिए, काम खत्म, है ना, फिर कभी महीने में 1-2 बार जरूरत पड़ी तो मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए, बस इसी के लिए। तो ऐसे जो लोग इस तरीके से बैंक के साथ इंटरेक्शन रखना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है करेंट बैंक अकाउंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा बार आप नहीं कर सकते, एक ही दिन में कई बार पैसे, कई बार जमा नहीं कर सकते हैं, कई बार निकाल नहीं सकते। देखते हैं आप, लिमिट होता है कि आपके कार्ड्स पर जो डेबिट कार्ड होती है उस पर आप 3 बार एक दिन में ही पैसे निकाल सकते हैं ना, कई बार नहीं निकाल सकते। उस पर भी एक लिमिट होती है कि आप 25-50 हज़ार ही सिर्फ एक दिन में निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो वो सब लिमिटेशन कहाँ होती है, सेविंग बैंक अकाउंट में होती है। अगला जो टाइप ऑफ बैंक अकाउंट आता है ना वो है करेंट बैंक अकाउंट। करेंट बैंक अकाउंट में क्या होता है कि आप जैसे सपोज करो कि बिजनेसमैन हो, आप दिन भर में आपके पास बहुत सारे पैसे आते हैं, ठीक है ना, आप टाइम कोई फिक्स नहीं होता है किस समय कितने पैसे आ जाएंगे, है ना, रिटर्न में, आप जो भी बिजनेस करते हो उसमें, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, करेंट बैंक अकाउंट खुलवाते हो। करेंट बैंक अकाउंट में होता है कि आप जब चाहे तब उस टाइम के बीच में, जो बैंक खुलने का टाइम होता है 10 से 4, उसके बीच में आप जा करके कभी भी पैसे, कितनी बार भी आप जमा कर सकते हो, उससे बैंक को कोई आपत्ति नहीं होगी। वो करेंट बैंक अकाउंट होता है। आप 2 बार, 3 बार, 4 बार जा करके बैंक में पैसे जमा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो जो लोग इस तरीके से करना चाहते हैं, वो दिन में कई बार पैसे जमा करना चाहते हो या हर रोज़ पैसे जमा करना चाहते हो, उनकी बिजनेस ऐसी है इस वजह से, तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली करेंट बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं ना। वो
दिन में चाहे तो कई बार पैसे जमा कर सकते हैं, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार पैसे निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन होता क्या ना कि सेविंग बैंक अकाउंट में थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर इसमें 4% मिलता होगा तो इसमें 3.5% मिलेगा या 3% मिलता होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो बैंक अकाउंट होता है जिसमें हम एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को फिक्स कर देते हैं कुछ सालों के लिए। कुछ सालों के लिए मतलब 10 साल, 15 साल, 20 सालों के लिए हम पैसे क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। इससे होता क्या है ना कि रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। जैसे इसमें 6%, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए जनरली जो लोग जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं और उन पैसों का यूज़ नहीं है डेली, तो वो लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी को क्या कर देते हैं, वो फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं। तो जैसे 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख फिक्स डिपॉजिट डालने से फ़ायदा ये होता है ना कि वो कुछ समय के बाद वो दोगुना हो जाता है पैसा। दोगुना हो जाने का मतलब 10 लाख रुपए जमा किए तो 14 साल बाद, 15 साल बाद वो क्या हो जाता है, 20 लाख हो जाता है। 10 लाख डालेंगे तो वो 20 लाख हो जाएगा, वो उसका लगभग डबल हो जाता है ना। तो इस तरीके से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट काम करता है ना। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डेली की जिनकी इनकम होती है, जो एक्टिव इनकम होते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब काम करेंगे तभी आपके पास पैसे आएंगे। इनकम 2 प्रकार के, एक पैसिव इनकम, एक एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम में ये होता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका बिजनेस है, उससे पैसे आ रहे हैं। और एक्टिव इनकम में होता है कि आप जब काम करेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। जैसे एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो गया, रिक्शा चलाने वाला हो गया, छोटा मोटा ठेला गाड़ी चलाने वाला हो गया। ये लोग जो होते हैं डेली काम करते हैं तभी उनके डेली के पैसे बनते हैं, और जब काम करेंगे तभी पैसे बनेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठे रहेंगे तो उनके पैसे आते रहेंगे और 1-2 दिन छुट्टी ले लेते तो पैसे बनते हैं, ऐसा नहीं होता। वो जिस दिन काम करेंगे उसी दिन का पैसा बनेगा। तो एक्टिव इनकम कहा जाता है ऐसे इनकम को, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जिनका एक्टिव इनकम होता है वो बहुत ज़्यादा पैसे सेविंग नहीं कर पाते हैं, रोज़ाना बैंक में जमा नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं भी एक्टिव इनकम कर रहा हूँ, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक पैसे मिल रहे हैं, और जब मैं नहीं पढ़ाऊँगा तब पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो भी मेरे पास, मान लीजिए कि मैंने पैसे कमा लिए, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए ऑटो रिक्शा कोई है चलाने वाला, तो वो रोज़ रिक्शा चलाता है तभी उसके पास पैसे आते हैं। मान लीजिए वो एक दिन में 500 रुपये कमाया, हो सकता है 200 उसका डेली का खर्चा में निकल जाए, 300 ही सेविंग कर पाए। अब 300 रुपये तो बैंक में लाके जमा नहीं करेगा, 300-400 रुपये रोज जमा करेगा तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल पाता है उसको, या उसका कोई फायदा नहीं दिख पाता है उसको, ठीक है ना। तो इसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाया गया जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में होता क्या ना कि आप लोग इन छोटे मोटे पैसे को जुटा करके, इकट्ठा करके, महीने के लास्ट में अगर ये 1500, 2000, 2500 रुपये बन जाते हैं तो इन पैसों को ले जा करके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा करिए। बैंक क्या करता है, ज़्यादा इंटरेस्ट देता है इसका। ये बेसिकली रूरल एरिया के लिए होता है, विलेज एरिया के लिए होता है, जो लोग छोटा मोटा अमाउंट कमाते हैं उनके लिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में या छोटे मोटे शहरों में समूह बनता है, औरतों का समूह बनता है, लोगों का समूह बनता है, जहां वो लोग 1500-2500 रुपये ले जा करके जमा करते हैं। या कोई बैंक से आता है ना, मेंबर आता है कोई बैंक से, वो लोगों को एक साथ इकट्ठा करके बैठाएगा, फिर सबके नाम लिखेगा, सबका पैसा कितना है जमा करता है ना। तो वो छोटा छोटा अमाउंट क्या करते हैं, सब लोग जमा करते हैं, और ये 10 से 15 साल बाद अमाउंट क्या हो जाता है, एक बड़ा अमाउंट में बदल जाता है, जिसको हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, और फिर इस बड़े अमाउंट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कोई शादी करने के लिए यूज़ करता है, कोई घर बनवाने के लिए करता है, कोई गाड़ी खरीदने के लिए करता है। तो अलग अलग कार्य के लिए ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स उन लोगों के लिए होता है जो महीने में एक बार पैसा जमा करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे पैसे एक बार जमा कर देते हैं लोग, बार बार वो निकाल नहीं सकते हैं लोग, यही होता है इसमें। तो वो लोग 1500-2000 रुपये जो भी उनके पास बचता है वो अपना एक अमाउंट बना लेते हैं कि हाँ हम हर महीने 1500 रुपये जमा करेंगे। उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद उनका अमाउंट कितना बन के आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट खोल लेते हैं, हर महीने 1500 रुपये, 2000 रुपये उस बैंक खाते में जमा करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 प्रकार के 4 प्रकार के बैंक्स अकाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस पूरे चैप्टर में जो मेन चीज़ है ना, जो मेन पढ़ना है वो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं इसमें, बस यही है, ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स या कह लीजिए क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट्स, यही बस पढ़ना। और ये इतना आसान है कि आप 2 फॉर्मूले याद रखेंगे तो सारा क्वेश्चन आप आसानी से इस चैप्टर का सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है ना। और वो 2 फॉर्मूले क्या क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में, ठीक है ना।
अभी इसमें कोई दिक्कत तो शायद नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं उन फॉर्मूलों की तरफ जो हमारी मदद करने वाले हैं इनके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो पहला फॉर्मूला मैं आपको बता दूं जो हमारे पास है, जो हेल्प करेगा इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, वो है इंटरेस्ट निकालने का, है ना। इंटरेस्ट निकालने का, इंटरेस्ट को बेसिकली हम यहाँ आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है P इंटू एन इन ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ये वो छोटा सा फॉर्मूला होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किसी भी व्यक्ति का जो भी वो 1500-2000 रुपये जमा करता है उसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, हर महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा। जैसे होता है ना कि अगर हम 5000 रुपये जमा किए तो 4% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितना बन जाएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितना फ़ायदा मिलेगा। वो पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन उससे जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना होगा, उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया गया है, I इज इक्वल टू P इंटू एन इन ब्रैकेट n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला होता है जहां पर P वो प्रिंसिपल होता है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी होता है। जैसे हमने हर महीने अगर 1500 रुपये जमा किया है तो वही अमाउंट ये P होता है, ठीक है ना। और यन क्या होता है, यन जो होता है हमारे पास वो नंबर ऑफ मंथ फॉर विच द अमाउंट इज, है ना, अमाउंट इज डिपॉजिटेड। वो छोटा सा अमाउंट जो वो टाइम पीरियड या उतने नंबर ऑफ मंथ जितने समय के लिए हम पैसे जमा करना चाहते हो। जैसे होता है ना कि 12 महीने के लिए, 12 साल के लिए पैसे जमा करना चाहते हो तो 12 साल मतलब कि एक साल में 12 महीने, 12 जो 144 मंथ के लिए हम पैसे जमा करना चाहते हो। तो यन की वैल्यू क्या हो जाएगा 144, ठीक है ना, इस तरीके से। और क्योंकि ये आर क्या है, आर क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर तो आप समझ ही रहे होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है इंटरेस्ट का कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू, है ना, P इन ब्रैकेट P इंटू एन इन ब्रैकेट n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया हम लोग को कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P इंटू एन इन ब्रैकेट n+1, है ना, बाई 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैच्योरिटी वैल्यू के लिए। मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट। P इंटू एन क्यों, P इंटू एन इसलिए क्योंकि मान लीजिए कि हमने 1500 रुपये, है ना, हर मान लीजिए 30 महीने के लिए जमा किया। मान लेते हैं कि 1500 रुपये 30 महीने के लिए हमने जमा किया तो उस पर कुछ इंटरेस्ट बन के आएगा। मान लीजिए इंटरेस्ट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 3000 बन के आया, मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि इनको जरा मल्टीप्लाई करिए तो 15 या 45 और ये 45,000 रुपये तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 3000 रुपये उनका इंटरेस्ट, ये दोनों जुड़ेगा तभी तो ये बनेगा टोटल अमाउंट जो उनको बदले में मिलेगा। इसी को मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। पास में आ रहा ना। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि MB इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस SI, ठीक है। तो ये रहा दो फार्मूला जो आपको याद रखना है और ये दो फार्मूले की मदद से आप पूरा चैप्टर आसानी से खत्म कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारे लिए चैप्टर और आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।